हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नोड्स। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने लोअर क्लास में भी पढ़ी होगी, दैट इज क्लास 9th और क्लास 10th में, ठीक है। बट वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आज हम पढ़ेंगे न्यू टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन वेरियस सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स of an atom in a particular order on the basis of some rules is known as electronic configuration। और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को E.C से मेंशन करते हैं, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट वेरियस इलेक्ट्रॉन्स को एटम के सबशेल्स और ऑर्बिटल्स में किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए फिलअप करना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। मींस अब अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको समझें तो देखो, किसी एलिमेंट के एटम्स में प्रेजेंट वेरियस सबशेल और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए फिलअप करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, ठीक है। दैट इज एलिमेंट की एटम्स में प्रेजेंट जो वेरियस सबशेल्स और ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर ऑर्डर में कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए फिलअप करना, डिस्ट्रीब्यूट करना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आज हम यही सीखेंगे कि एटम्स के सबशेल्स में और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिलअप कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को सबशेल्स और ऑर्बिटल्स में फिलअप करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, और वो रूल्स कौन से हैं तो उसको देखो यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कौन से रूल्स पढ़ेंगे जिनके बेसिस पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो वो रूल्स हैं, तो पहला है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ओके। दूसरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ओके। तो ये 3 रूल्स हैं जिन रूल्स को फॉलो करते हुए हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो इनको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। नोट कर लिए। अब देखो, डिस्कस करते हैं अपन ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो ऑफ-बाउ, पॉली, होन्स, ये सब साइंटिस्ट हैं, है ना, जिन्होंने इन रूल्स को बताया था। देखो, फर्स्ट है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल और रूल। तो ये प्रिंसिपल या फिर रूल ये कहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से भरना है, इट इज इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन द इंक्रीजिंग order of energy of subshells
and their energy order is decided on the basis of n plus l रूल। तो देखो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। ओके, तो देखो अब वो प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिलअप करना है। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से फिलअप करना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी वाले सबशेल में जाएगा, फिर जब वो सबशेल फिलअप हो जाएगा तो फिर अगले हायर एनर्जी वाले सबशेल में जाएगा, फिर जब वो फिलअप हो जाएगा सबशेल उसके बाद फिर उससे हायर एनर्जी वाले सबशेल में जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास 3 सबशेल है ए बी सी, हम रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो सबशेल ए, सबशेल बी और सबशेल सी है। तो इन तीनों सबशेल की एनर्जी का ऑर्डर ये है। लेट्स सपोज एनर्जी का ऑर्डर है, सबसे कम एनर्जी ए सबशेल की है, फिर उससे ज्यादा एनर्जी बी सबशेल की, फिर उससे ज्यादा एनर्जी सी सबशेल की। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को इस सबशेल में फिलअप करेंगे, फिर इसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसमें भरेंगे, जब इसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इलेक्ट्रॉन को इसमें फिलअप करेंगे। यहां तक क्लियर सभी को? तो ये है इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने का तरीका वेरियस सबशेल्स में अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखो हम सबशेल्स की एनर्जी ऑर्डर को कैसे जज करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए एक रूल है, दैट इज n प्लस एल रूल। ओके, अब ये n प्लस एल रूल क्या कहता है उसको देखो, है ना। तो सबसे पहली चीज n प्लस एल में n रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l रिप्रेजेंट कर रहा है एजिमुथल क्वांटम नंबर। और हम प्रीवियस क्लासेस में ये सब पढ़ चुके हैं, क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देखो n प्लस एल डिसाइड कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें सबशेल का सिंबल पता होना चाहिए। ठीक है, रैंडमली हम सबशेल लेते हैं, लेट्स सपोज 2p, ये एक सबशेल है। ठीक है, 2p सबशेल मींस सेकंड शेल का p सबशेल, दैट इज 2p सबशेल। ओके, अब इस 2p सबशेल के लिए बताओ n की वैल्यू क्या होगी और l की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है आप लोगों को कि हमने सीखा था कि सबशेल के सिंबल के सामने हम शेल का नंबर लिखते हैं, मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस n की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। फिर देखो p है, अब p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, तो p के लिए l की वैल्यू होती है 1। यहां तक क्लियर सभी को? तो इस तरीके से 2p के लिए n प्लस l की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। यहां तक क्लियर सभी को? हाँ, तो ऐसे ही आप लोग लेट्स सपोज हम 4f के लिए n प्लस l की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब n प्लस l रूल क्या है उसको भी हम समझेंगे। तो पहले हम n और l, n प्लस l को अप्लाई कैसे करते हैं उसको देख रहे हैं, है ना। तो 4f में n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो n की वैल्यू 4। फिर f के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 3। तो यहाँ पर 4f के लिए n प्लस l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 7। क्लियर हुआ? तो सभी लोग अब n प्लस l की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं कि n प्लस l रूल क्या कहता है और n प्लस l रूल से हम एनर्जी ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं सबशेल्स की। ठीक है, इसको नोट कर लेना फटाफट और ये रूल भी नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब देखो n प्लस l रूल क्या है। तो n प्लस l रूल है एनर्जी ऑफ सबशेल is proportional to n plus l। ये सिंपल सा रूल है
कि जिस सबशेल के लिए n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उस सबशेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिस सबशेल के लिए n+l की वैल्यू कम होगी उस सबशेल की एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें कि 1s और 2s दोनों सबशेल में से किसकी एनर्जी ज्यादा है ना? तो देखो 1s के लिए n की वैल्यू क्या होगी 1 और l की वैल्यू 0, तो n+l कितना हो गया 1। ओके, और 2s के लिए n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 0, तो n+l कितना हो गया 2 + 0 दैट इज 2। तो n+l की वैल्यू कौन से सबसेल के लिए ज्यादा है? इस सबसेल के लिए ज्यादा है, और इस सबसेल के लिए n+l की वैल्यू कम है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम। ठीक है, तो एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? एनर्जी ऑर्डर विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरियस सबसेल्स के बीच में एनर्जी को डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम। यहां तक क्लियर हो सभी को? चलिए फिर देखो, इसी के साथ एक और रूल है यहां पर, इफ वैल्यू ऑफ n+l फॉर डिफरेंट subshell is same, then energy is proportional to small n। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर जो डिफरेंट सबशेल्स हैं उन सबशेल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम आ गई, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कौन से सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, जिस सबशेल में n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन कब? जब n+l की वैल्यू सेम होगी। ओके, फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें 3s और 2p, ठीक है, तो 3s और 2p में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? तो उसके लिए हम n+l लगाएंगे। ओके, तो इसके लिए n+l क्या आएगा? तो इसके लिए n क्या है 3 और l क्या है 0। ठीक है, तो हमारा n+l 3 हुआ। 3s के लिए n+l कितना आया? 3 आया। फिर 2p के लिए n+l, n की वैल्यू 2 और p के लिए l की वैल्यू 1, तो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए भी 3s के लिए भी n+l 3 आ रहा है और 2p के लिए भी n+l 3 आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी, और दोनों में से n की वैल्यू किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। इसका मतलब 3s की एनर्जी 2p से ज्यादा है। समझ गए यहां तक? चलिए इसको भी फटाफट नोट कर लो। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया ना सभी का? तो होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा n+l रूल क्या है। तो n+l रूल के अकॉर्डिंग जिस सबशेल की या फिर जिस सबशेल के लिए n+l की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और जिस सबशेल के लिए n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम होगी। ओके, चलिए अब देखो हमें बॉब प्रिंसिपल में क्या करना है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम उस सबशेल में फिलअप करेंगे जिस सबशेल के लिए n+l की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। फिर जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम हायर n+l वैल्यू वाले सबशेल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, ठीक है। फिर जब उसकी खत्म हो जाएगी कैपेसिटी तो फिर अगले सबशेल में, अगले हायर एनर्जी वाले सबशेल में, ठीक है। फिर जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो फिर हायर एनर्जी वाले सबशेल में करेंगे, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रॉन को सबशेल्स की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करना है, और यही रूल क्या कहलाता है? अबॉव प्रिंसिपल या फिर अबॉव रूल कहलाता है, ठीक है। तो अब हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को सबशेल की कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि कौन से सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो, अगर हम बात करें कि s
सबशेल। तो एस सबशेल की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। ओके, तो देखो एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एस सबशेल की कैपेसिटी कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की। समझ गए? फिर देखो अब वो एस सबशेल चाहे कोई सा भी मीन्स 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, कोई सा भी वो एस सबशेल, उसमें केवल एक ही ऑर्बिटल होंगे और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। ओके, फिर देखो पी सबशेल। तो पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, तो बताओ कैपेसिटी कितनी होगी? तो एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 3 ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की। तो पी सबशेल में मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे, ठीक है। फिर डी सबशेल के लिए तो आप लोग निकाल सकते हो सब कुछ। तो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो कैपेसिटी कितनी हो गई? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सिमिलरली एफ सबशेल, एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 7 into 2 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ सभी में आता है? तो ध्यान रखना एफ सबशेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, पी की 6 इलेक्ट्रॉन, डी की 10 इलेक्ट्रॉन और एफ की 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको भी नोट करो फटाफट। नोट कर लिए? अब देखो यहां पे तो हमने कल जो चक्र बनाया था उसको फिर से बनाते हैं। ये न्यूक्लियस और उसके अराउंड ये फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है, 1s सब शेल, ठीक है। फिर सेकेंड शेल, तो सेकेंड शेल में 2 सब शेल, कौन से 2s और 2p। फिर थर्ड शेल में 3 सब शेल, दैट इज 3s, 3p और 3d, ठीक है। तो फिलहाल हम इतने ही सब शेल बनाते हैं और उन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने का तरीका देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो 1s के लिए n प्लस l की वैल्यू कितनी है? 1s के लिए n प्लस l, तो 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। फिर 2s के लिए 2 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 2। फिर 2p के लिए 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। फिर 3s के लिए 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3। फिर उसके बाद 3p के लिए 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4, और 3d के लिए 3 प्लस 2, d के लिए एल्जेब्रा 2 होती है इक्वल्स टू 5। तो देखो यहाँ पर सीक्वेंस क्या बनेगा एनर्जी का? एनर्जी ऑर्डर, तो एनर्जी ऑर्डर में सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है? n प्लस l के लिए 1s की आ रही है, तो 1s की एनर्जी सबसे कम। फिर उससे ज्यादा एनर्जी 2s की, ठीक है। फिर 2s के बाद 2p और 3s दोनों के लिए सेम है, तो हम किसकी एनर्जी को ज्यादा बोलेंगे? जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है, और n की वैल्यू कहाँ ज्यादा है? 3s से ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम। तो 2p की एनर्जी कम, 3s की एनर्जी ज्यादा, क्योंकि 3s में n की वैल्यू ज्यादा है। फिर अगला कौन आएगा? 3p, ठीक है। फिर अगला कौन आएगा? 3d। समझ गए यहाँ तक? तो इस तरीके से हमारे पास जो वेरियस टाइप के सबस्टेंस हैं, उन सबस्टेंस की एनर्जी को हम अरेंज करके उनमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जांपल अगर हमें इलेक्ट्रॉन को भरना हो तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, 1s में भरेंगे। फिर जब ये फुल हो जाएगा तो फिर अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s में जाएगा। फिर जब ये फुलफिल हो जाएगा तो फिर यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर देखो, अगर हम फोर्थ शेल भी ले आए तो फोर्थ शेल में 4s 4p 4d और 4p होगा। ठीक है, तो देखो 4s के लिए क्या आता है, 4s के लिए n प्लस l कितना आएगा, 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये आएगा 4, है ना। और जो कि 5 से कम है, इसका मतलब 4s की एनर्जी 3d से कम होगी। ठीक है, लेकिन 3p देखो, 3p के लिए भी 4 है n प्लस l की वैल्यू, और 4s के लिए भी n प्लस l की वैल्यू 4 है। तो इन दोनों में से एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है। आई बात समझ में। तो इसके बाद कौन आएगा, ये 4s आएगा। तो 3p के बाद कौन आएगा, 4s आएगा। उसके बाद फिर कौन आएगा, 3d आएगा, अगर हम सारे ऑर्बिटल्स को कंसिडर करें। समझ गए यहां तक। चलिए फिर देखो, आप लोगों को ये बार बार निकालने की जरूरत ना पड़े एनर्जी ऑर्डर, तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न लिखते हैं। ठीक है, जिसको बार बार यूज करके हम आसानी से और क्विकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करते हैं, है ना। वरना ऐसा अगर आप लोग करने बैठोगे तो फिर बार बार आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा और टाइम लगेगा काफी। ठीक है, यहाँ पर हम एक शॉर्टकट देखते हैं जिसके थ्रू हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ओके, चलिए तो पहले इतना सब नोट कर लो। नोट करिए। अब देखो शॉर्टकट देखते हैं अपन सबसेल्स की एनर्जी ऑर्डर का। तो एक इस तरीके का शॉर्टकट है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैटर्न लिखेंगे S, फिर SP, फिर वापस से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे SP, फिर नया पैटर्न SDP, फिर इस पैटर्न को रिपीट करेंगे SDP, फिर उसके बाद नेक्स्ट नया पैटर्न SFDP, और फिर उसके बाद SFDP। ओके, तो ये लाइन से लिख लो आप, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखना है S, फिर उसके बाद SP पैटर्न को 2 बार लिखना है SP SP, फिर उसके बाद अगला पैटर्न SDP 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 पैटर्न को फिर से 2 बार लिखेंगे, है ना। फिर अगला पैटर्न SFDP, तो SFDP को भी 2 बार लिखेंगे, है ना। तो एक बार S, 2 बार SP, 2 बार SDP और 2 बार SFDP। तो ये 2-3 बार आप लोग याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग क्या करना है, इन सबसेल्स को डिजाइन करना है, मींस इनके पूरे पूरे नाम लिखने हैं, है ना। तो S सबसेल कहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेल से स्टार्ट होता है। तो 1s, फिर अगला S कौन सा S आएगा, 2s, फिर लाइन से लिखते जाओ 3s 4s 5s 6, फिर 7s। इस तरीके से लाइन से लिखा हमने, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। फिर देखो P को फिल अप करते हैं। तो P कहां से स्टार्ट होता है, P सबसेल सेकंड सेल से स्टार्ट होता है, दैट मींस 2p से स्टार्ट होगा। 2 हो गया, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर जहां जहां P है वहां पर एक एक नंबर बढ़ाते जाओ, है ना। 4 हो गया, फिर 5, फिर 6, फिर 7। यहां तक क्लियर है। फिर देखो अगर हम लोग जो खाली है ये रहा, ये अभी इनकम्प्लीट है, तो इसको कंप्लीट करेंगे तो D कहां से स्टार्ट होता है, थर्ड सेल से स्टार्ट होता है, दैट इज 3D, फिर उसके बाद 4D, फिर 5, फिर 6। ओके, फिर क्या रह गया F कहां से स्टार्ट होता है, फोर्थ सेल से, तो 4F और 5F। ये हमने पैटर्न बना लिया और इतना इनफ है हमारे लिए। ठीक है, बाकी आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए अब देखो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। तो देखो एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, जैसे हम लाइन से हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर आंसर्स वगैरह याद करते हैं, तो वैसे लाइन से आप लोगों को जाना है। ठीक है, एक लाइन खत्म होगी तो फिर अगली लाइन आएगी, फिर उसको लाइन से पढ़ोगे इस तरीके से। तो लाइन से आप लोग लेफ्ट से राइट मूव करोगे
तो वो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर शो होगा। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन में एक ही सब शेल है, तो उस सब शेल की एनर्जी मिनिमम है, तो सबसे कम एनर्जी इसकी। ठीक है, तो हम ऐसे बना लेते हैं। तो इसके बाद इससे हायर एनर्जी किसकी होगी, 2s की होगी। फिर लाइन से लेफ्ट से राइट जाओ, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो 2s के बाद किसका नंबर आएगा, 2p का नंबर आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा एनर्जी इसकी, फिर इससे ज्यादा इसकी, फिर अगला नंबर किसका आएगा, इसका आएगा। मींस आप लोगों ने लाइन चेंज कर दी, तो अगले लाइन में हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो 2p से ज्यादा किसकी, 3s की। फिर से ज्यादा जाओ लेफ्ट से राइट, 3s से ज्यादा 3p, फिर 3p से ज्यादा 4s, फिर 4s के बाद 3d, फिर 4p, फिर उसके बाद ऐसा, फिर ये इस तरीके से ये पैटर्न होगा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर। समझ में आता है? ठीक है, तो 1s की एनर्जी मिनिमम, फिर उससे ज्यादा इसकी, फिर इससे ज्यादा इसकी, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन को भी इसी पैटर्न में फिलअप करना है। मींस सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस सब शेल में जाएगा, फिर इसकी कैपेसिटी खत्म होने के बाद, मींस ये फुलफिल होने के बाद इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर इसको भरने के बाद हम इसको भरेंगे इलेक्ट्रॉन से, फिर इसको भरने के बाद हम इसको भरेंगे, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, इस तरीके से आगे पैटर्न चलता रहेगा। आया समझ सभी को? चलिए, ये एक तरीका हो गया, है ना। फिर देखो यूजुअली जो बुक्स में शॉर्टकट मेंशन रहता है वो किस तरीके का होता है, उसको देखो तो इस तरीके से रहता है। जैसे फर्स्ट सेल में एक सब शेल दैट इज 1s, फिर उसके बाद सेकेंड शेल में 2s 2p, फिर थर्ड शेल में लाइन से 3s 3p 3d, फिर फोर्थ में 4s 4p 4d 4f, फिर फिफ्थ में 5s 5p, फिर 5d 5f, फिर उसके बाद अब देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ शेल में कितने सब शेल होंगे, 5 सब शेल होंगे। तो अगले सब शेल को हम g मान लेते हैं। ठीक है, तो 5g। ठीक है, चलिए फिर देखो फिफ्थ के बाद 6s 6p 6d और यहाँ पर 6f। बाकी आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, है ना, उतना काम ही नहीं आता अपने, है ना। वैसे ये sp d लिख लोगे काम चल जाएगा। फिर 6s के बाद 7 7p 7d 7f, फिर इस तरीके से। तो इतना काफी है अपने लिए। ठीक है, अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से भरा जाता है या फिर सब शेल की एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, जो कि बुक्स में दिया रहता है। तो इसको हम इस तरीके से सबसे पहले इसमें, फिर ये ऐसे, ये देखो ये ऐसा दिया होगा क्योंकि बुक्स वगैरह में। ये पैटर्न ये ऐसा एरो दिख रहा है आप लोगों को, तो वो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी के ऑर्डर को। ठीक है, तो फिर हम यही बनाते हैं, फिर आगे ऐसा जाएगा। अब देखो इस ऑर्डर और इस ऑर्डर में आप लोगों को सिमिलरिटी दिखेगी, है ना। तो देखो 1s के बाद 2s 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p 2s के बाद 2p, फिर 2p के बाद 3s 2p के बाद 3s, फिर 3s के बाद 3p 3s के बाद 3p, फिर 3p के बाद 4s 3p के बाद 4s, फिर 4s के बाद 3d 4s के बाद 3d आ गए, है ना। फिर 3d के बाद 4p 3d के बाद 4p, फिर 4p के बाद 5s 4p के बाद 5s, फिर 5s के बाद 4d 5s के बाद 4d 4d के बाद 5p 4d के बाद 5p। समझ में आया सभी को? तो आप लोग दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो, बट दोनों में से कोई एक तो याद रहना ही होगा, आप लोगों को रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तब जाके काम चलेगा। समझ गए यहाँ तक?
तो ये हुआ वो प्रिंसिपल का शॉर्टकट, जिसमें हम सबस्टेंस की एनर्जी ऑर्डर को बिना n+l रूल लगाए फटाफट कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इनको भी नोट कर लेना। अब दोनों में से जो अच्छा लगे, जो पसंद आए, उसको आप लोग ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जल्दी से जल्दी सब कुछ याद करना है ना। चलिए नोट कर लो इसको भी। अब देखो, हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो किस तरीके से करेंगे। तो लेट सपोज हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए। ओके, तो लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, और अगर न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3। ध्यान रखना, न्यूट्रल एटम की बात हो रही है। ओके, चलिए, तो लिथियम के न्यूट्रल एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलिए, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे 1s में जाएंगे। फिर 1s की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 की होती है ना। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी कैपेसिटी तो खत्म हो गई, हमें 3 भरना है, 2 अभी तक फिलअप हुआ है, 1 बच गया, तो अगला कहां जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 2s में जाएगा। ठीक है, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, लेकिन बचा 1 ही है तो हम उसमें 1 ही भरेंगे। ठीक है, अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, मीन्स 1s में 2 इलेक्ट्रॉन को मेंशन कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, तो इसको इस तरह लिखते हैं 1s मीन्स ये सबशेल का सिंबल हो गया, और सबसेल के सिंबल के ऊपर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करते हैं, दैट इज 1s और ऊपर में 2। तो ये है सबशेल, और उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं 1s2, 1s स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो ये हुआ 1s2। ठीक है, फिर 2s को कैसे लिखेंगे, 2s और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2s के ऊपर 1। यहां तक कैसे लिखो। अब हम इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लाइन से लिखते हैं। ठीक है, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 फिर 2s1, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, लिथियम। समझ गए यहां तक। ठीक है, अब देखो लेट सपोज हमें सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सोडियम Na, तो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11 होंगे। तो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें। तो सबसे पहले 1s में कैपेसिटी 2 की, तो 1s2, फिर उसके बाद 2s आएगा, 2s की कैपेसिटी 2 की, तो फिर आएगा 2s2, फिर 2s के बाद आएगा 2p, और p की कैपेसिटी कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, और अभी तक कितने फिलअप हो चुके हैं, 2 + 2 4, और तो बच कितने गए, 7 बचे। तो 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएंगे, 2p में आ जाएंगे, तो 2p6। यहां तक क्लियर है। तो 1s2, 2s2, 2p6, फिर क्या आएगा, 2p के बाद क्या आएगा, 3s, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, तो बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, और वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 3s में जाएगा, तो 3s
1। समझ गया यहाँ तक? तो ये हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी सोडियम की। ओके, फिर देखो रैंडमली हम बात करें फास्फोरस की। ओके, तो फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 15 होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। ठीक है, तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर करेंगे तो फर्स्ट 1s पे 1s2, फिर 2s2, फिर 2s के बाद 2p, कैपेसिटी 6 की 2p6। ओके, फिर 2p के 6 के बाद 3s की कैपेसिटी 2 की 3s2। काउंट कर लेते हैं कितने हो चुके हैं? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, बच कितने गए? 3। और p की कैपेसिटी कितनी है? 6 की। यहाँ पर 3 आ सकता है आसानी से, तो यहाँ पर 3p3। समझ गए यहाँ तक सभी लोग? चलिए इसको नोट कर लो कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है ना। अभी इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम सीखेंगे धीरे धीरे, है ना। अभी तो हमने स्टार्ट किया है टॉपिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्टिंग किया है। ओके, चलिए नोट करो इसको फटाफट। चलिए अब डिस्कस करते हैं सेकंड रूल, दैट इज Pauli's exclusion प्रिंसिपल। तो देखो Pauli's exclusion प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम can have the same set of all 4 quantum number। ये स्टेटमेंट है पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कि किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, मींस चारों के चारों क्वांटम नंबर में कम से कम एक क्वांटम नंबर तो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में, तो ये बोलता है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये यहां पर हमारे पास लेट्स सपोज फर्स्ट सेल है, ठीक है, और ये यहां पर थर्ड सेल है। तो ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रॉन इस सेल में है और जो इलेक्ट्रॉन इस सेल में है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी तो बात की बात है ना। फिर अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में होगा और उसी सेल में एक और इलेक्ट्रॉन हुआ, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन का कम से कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n की वैल्यू तो सेम हो। ठीक है, बाकी फिर जो l और m की वैल्यूज है वो डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें थर्ड सेल के s सबशेल, थर्ड सेल के s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स क्या क्या होंगे? ओके, तो देखो लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन ए के लिए स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी? तो ये है थर्ड सेल का, तो n की वैल्यू 3। और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी, उसके लिए भी n की वैल्यू 3 होगी क्योंकि वो तीसरे सेल में है ना। फिर देखो वो दोनों इलेक्ट्रॉन s सबशेल में, मींस दोनों के लिए l की वैल्यू भी सेम होगी। ठीक है, तो l की वैल्यू s के लिए 0, s के लिए 0। ठीक है, फिर m की वैल्यू, तो m की वैल्यू भी 0 0 होगी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो गए, लेकिन जो 4th क्वांटम नंबर होगा
वो फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर उसमें डिफरेंस होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन ए का स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ है तो इसका माइनस हाफ होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ तभी रह सकते हैं जब इनका स्पिन अपोजिट होगा। मींस एक साथ एक ही एक सबशेल के एक ऑर्बिटल, देखो ना एस सबशेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है। ओके, और एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एस सबशेल के एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तभी रह पाएंगे जब उनके स्पिन अपोजिट होंगे। ठीक है, तो उनका स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के किसी एक एटम में, है ना। तो चारों में से कम एक क्वांटम नंबर तो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? तो एक्सक्लूजन का मतलब है कि एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन अलाउड है, तीसरा इलेक्ट्रॉन वहां पे अलाउड नहीं है। ठीक है, तीसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड कर दिया गया, मींस हटा दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, मींस वो उस ऑर्बिटल में नहीं रह सकता। क्यों? ये देखो इलेक्ट्रॉन्स भी अगर इसी ऑर्बिटल में रहेगा तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू या तो +1/2 या फिर -1/2। लेट्स सपोज +1/2। तो देखो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, लेकिन ये इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएगी बात। ठीक है, चलिए, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन अलाउड नहीं होगा। समझ गए यहाँ पे सभी लोग? तो ये है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में केवल मैक्स टू मैक्स 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, और वो भी कैसे? अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में मींस बॉक्स में, है ना, हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए बॉक्स यूज करते हैं, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम रह सकते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप स्पिन है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन स्पिन मींस अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, तो ये सही है, और अगर एक बॉक्स में इस तरीके से लिखा हुआ है तो गलत है, और अगर इस तरीके से है तो भी गलत है। ठीक है, ये वायलेट कर जाएगा एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, और ये सपोर्ट में है इसके एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। समझ गए यहाँ तक? तो ये है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हम बोल सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विद अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? चलिए नोट कर लो इसको फटाफट। नोट कर लिए सभी लोग? अब देखो थर्ड रूल देखते हैं अपन। Hund's rule of maximum spin multiplicity। ओके, ये रूल क्या बोलता है उसको देखते हैं। तो दिस रूल स्टेट्स दैट all the empty orbitals of P, D or F subshell should be singly filled with same spin before the
पेयरिंग ऑफ एनी ऑर्बिटल। तो ये है स्टेटमेंट हुंस रूल के मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। पे मल्टी आएगा, ओके। तो इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है उसको समझते हैं अपन, है ना। तो ये रूल स्पेशली पी, डी और एफ सबसेल के लिए एप्लीकेबल है। मींस ऐसे सबसेल जिनमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पी सबसेल, तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो उन ऑर्बिटल्स को हम शो करते हैं बॉक्स से। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को बॉक्स में कॉन्फ़िगर करना हो, मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स के फॉर्म में करनी हो, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो उसको समझेंगे उन रूल के थ्रू। ओके, करेक्ट। लेट्स सपोज हमें एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन हम कहीं भी भर सकते हैं, है ना। तो हम रैंडमली उस एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे, ठीक है। तो उसको हमने इस ऑर्बिटल में अप स्पिन के साथ फिलअप कर दिया, समझ गए। अब मान लो कि हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है इसी पी सबशेल के ऑर्बिटल में, ठीक है। तो हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां फिलअप करें, तो देखो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को यहां भी फिलअप किया जा सकता है, यहां भी फिलअप कर सकते हैं, यहां भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है और इस ऑर्बिटल में अभी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, इस ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन को इसी के साथ फिलअप करेंगे, तो अगर इस तरीके से फिलअप करेंगे तो ये किसको वायलेट करेगा, किसके अगेंस्ट हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था दैट इज पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अगर हमने ऐसा कर दिया तो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, बट हम ऐसा तो कर सकते हैं ना, अपोजिट स्पिन के साथ तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से भर सकते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ये किसके अगेंस्ट हो जाएगा, हुंस रूल के अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हुंस रूल ये बोलता है कि हमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करानी है जब तक कि सारे खाली ऑर्बिटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन से सेम स्पिन के साथ ना भर दिए जाए, ठीक है। तो देखो, अगर हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिलअप कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करानी है जब तक कि खाली ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से सेम स्पिन के साथ ना भर दिए जाए। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां आया, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस खाली ऑर्बिटल में जाएगा सेम स्पिन के साथ, ऐसा, ठीक है। और अभी भी खाली ऑर्बिटल बचा हुआ है, इसका मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस खाली ऑर्बिटल में जाएगा सेम स्पिन के साथ। तो ये होता है हुंस रूल का मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मींस हम इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से फिलअप करें कि टोटल स्पिन मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आए। जैसे कि यहाँ पर स्पिन +1/2 है, तो यहाँ पर भी स्पिन +1/2 है और यहाँ पर भी स्पिन +1/2 है। तो तीनों को ऐड करोगे तो 3/2 आएगा, मैक्स टू मैक्स स्पिन करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से फिलअप किया तो स्पिन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो ठीक है, +1/2 कितना हो गया 1 और ये -1/2 कितना हो गया हाफ, ठीक है। तो स्पिन कम हो रहा है, तो जितना ज्यादा स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर ये रूल डिफाइन किया गया है और एनर्जी के बेसिस पर भी कि जब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरीके से सिमिलिफिड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होती है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मींस ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल फील करते हैं। समझ गए यहाँ तक? चलिए, तो ये था हुंस रूल का मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ओके, चलिए, तो देखो, अगर हम
इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे, ऐसे ये गलत होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से फिलअप कर दें तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दी एक खाली ऑर्बिटल को छोड़ के। समझ गए? तो हमें इलेक्ट्रॉन को इसी तरीके से फिलअप करना है। फिर देखो हम इलेक्ट्रॉन को इन 3 ऑर्बिटल्स में ऐसे भी फिलअप कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? अपोजिट स्पिन के साथ, लेकिन तीनों का स्पिन सेम होना चाहिए। ठीक है? फिर अगर हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए इस फर्स्ट ऑर्बिटल में पेयरिंग कराते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा इस ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ। अपोजिट स्पिन के साथ क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है? कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ ही हो सकते हैं। ठीक है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका जिसमें बॉक्स में। समझ गए यहां तक? चलिए, तो इसको भी नोट करो फटाफट। अब देखो, तीनों रूल हमने पढ़ लिए। अब हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं एलिमेंट्स के एटम में। ओके, तो देखो, लेट्स सपोज हमें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। ठीक है? तो हम सबसे पहले उसको सिंपली 1s2 2s2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो 1s2, फिर 2s2, फिर उसके बाद 2p आएगा, है ना? अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 2 4 हो चुके, बच गए कितने? 2। तो 2s2। फिर इसको अगर बॉक्स में रिप्रेजेंट करना हो तो ये देखो, ये 1s का एक बॉक्स बना जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए। फिर 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर देखो 2p। अब 2p में होंगे 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है? और उन 3 ऑर्बिटल्स में हमें भरना है 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे भरेंगे? अभी हमने सीखा था पूर्ण समूह के अकॉर्डिंग कि पहला इलेक्ट्रॉन, फिर अगला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। ठीक है? मीन्स हम यहां पर इस तरीके से नहीं करेंगे। ये देखो, ऐसे नहीं करना है। समझ गए? और ये ऐसे नहीं करना है। समझ गए? आता यही सही है। क्लियर? चलिए, फिर ये भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमने जो 1s2 2s1 कर दिया और 2p3 कर दिया। मीन्स इस सब सेल को फिलअप किए बिना हम आगे चले गए। ठीक है? तो जब तक लोअर एनर्जी वाले सब सेल फिलअप नहीं हो जाते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है? उनकी कैपेसिटी जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर हो सकता है? चलिए, फिर देखो, लेट्स सपोज हमें करना है O-, इस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो जब कभी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो भी हम सिंपली इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, है ना? तो O- में कितने इलेक्ट्रॉन? तो ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो O- में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो O- में 9 इलेक्ट्रॉन। फिर कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s, फिर 2p, सॉरी 1s के बाद 2s, फिर 2p, 1s2 2s2, फिर कितना बच गया?
4 हो गया, 5 बच गया, 2p5 ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर ये बॉक्स रिप्रेजेंटेशन ऐसा। अब देखो 2p5 को कैसे बनेंगे, 1 2 3 फिर 4 फिर 5, तो ऐसे करनी है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए? तो आयन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करना है और इलेक्ट्रॉन जितने भी आएंगे उसके अकॉर्डिंग फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। क्लियर हो यहाँ तक सभी को? चलिए अब देखो, लेट सपोज हमें 32 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले आप लोग उस पूरा सीक्वेंस बना लो, क्योंकि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सीक्वेंस बनाना पड़ता है याद रखने के लिए। हाँ, तो देखो एस एसपी एसपी एसडीपी, और उससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगा, एक अंदाजा लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, 1 2 3 4 2 3 4 3 इस तरीके से। समझ गए यहाँ तक? फिर देखो 32 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करना है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 1s में, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, कैपेसिटी 2 की, तो 1s2, फिर यहाँ पर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, तो 3p6, p की कैपेसिटी 6 की होती है। कितने हो गए अभी तक, 2 + 2 4, 4 + 6 10, फिर 10 + 2 12 + 6 18, फिर उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटी 2 की तो ये 20, फिर उसके बाद डी की कैपेसिटी कितनी होती है, 10 की होती है। 20 हो चुका है तो 10 यहाँ पर आएंगे, पूरे के पूरे 10 यहाँ पर आ गए, डी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, बस कितने गए, 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाए, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम इसको लिखते कैसे हैं, तो लिखा कैसे जाता है, तो सेम शेल वाले सब शेल को एक साथ लिखते हैं और शेल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे हम, 1s2 मींस ये फर्स्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, फिर सेकंड शेल की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 ये सेकंड शेल की, फिर थर्ड शेल की 3s2 3p6, फिर देखो 3d भी फिलअप हो चुका है तो उसको थर्ड शेल के साथ ही लिखेंगे। तो लिखते वक्त साथ में लिखते हैं, लेकिन फिलअप करते वक्त सीक्वेंस और रूल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, इस बात का भी खास कर ध्यान रखना। 3d 10 ओके, फिर फोर्थ शेल, तो फोर्थ शेल में 4s2 4p2, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 32 इलेक्ट्रॉन के स्टेट में। समझ में आया सभी को? तो ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ओके, और ये फोर्थ शेल की कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो रहा है सब तक? चलिए नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए? अब एक और कॉन्सेप्ट देखो, इसको एज ए नोट पॉइंट ले सकते हो आप लोग। नोट पॉइंट है हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in P, T and F orbitals is considered to be stable electronic configuration. Okay. तो देखो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि हम अगर बात करें पी सब शेल में, ये यहां पर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, तो अगर यहां पर इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है हाफ
फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, फिर अगर पी सब शेल में ये इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कहलाती है फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सिमिलरली डी में वन टू थ्री फोर फाइव। ओके, तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड है और ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी हाफ फिल्ड। फिर अगर ऐसा हुआ ये देखो तो ये कहलाएगी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए तो देखो इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी केमिस्ट्री में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमेट्री होती है। मींस ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिमेट्रिकल है, इसमें सिमेट्री मिल रही है। तो सिमेट्री के होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी मिलती है और स्टेबिलिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल माने जाते हैं। समझ में आता है? चलिए फिर देखो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होती है फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इस पॉइंट को याद रखना है आप लोगों को, हमें ये सब आगे चल के काम आएगा। अभी तो मैं आप लोगों को सब कुछ बता रहा हूं एक साथ। ओके, फिर देखो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके की है ऐसा, ठीक है, और भी लाइक तो इनसे हटकर कोई और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई तो वो नाइदर हाफ फील्ड नॉर फुल फील्ड, तो ना तो हाफ फील्ड कहलाएंगी ना तो फुल फील्ड कहलाएंगी। ठीक है, हाफ फील्ड का मतलब हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फुल फील्ड मींस हर ऑर्बिटल पूरा का पूरा फील्ड है। ठीक है, चलिए तो इनको भी नोट कर लो फटाफट, ये सब आगे चल के काम आएंगे, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो कहीं कहीं पे किसी कोई एक्सेप्शन हमें एक्सप्लेन करना होता है, कुछ डिफरेंट बिहेवियर, कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर हमें एक्सप्लेन करना होता है, तो इन सब से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, चलिए और ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं लगाओगे, तो जहां पे एक्सेप्शन आएगा वहीं पे अप्लाई करेंगे और जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। चलिए अब डिस्कस करते हैं अपन शेप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नोड्स। ये टॉपिक आप लोगों के लिए टोटली न्यू टॉपिक होगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आप लोगों को 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को ये क्लियर होगा टॉपिक, है ना। चलिए तो डिस्कस करते हैं अपन शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बात की थी, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें वेरियस सॉल्यूशंस मिलते हैं और उन सॉल्यूशंस को जब प्लॉट किया जाता है तो प्लॉट करने पर हमें 3 डायमेंशनल रीजन्स मिलते हैं और उन 3 डायमेंशनल रीजन्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो उन्हीं 3 डायमेंशनल रीजन को क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल मीन्स द 3D space
or region where the probability of finding electron is maximum is known as orbital। ठीक है, जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है और रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांसेस प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, वही थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑर्बिटल कहलाएगा। दैट मींस ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, 3D होते हैं, समझ गए। और ऑर्बिट क्या होते थे, ऑर्बिट सिंपली 2D सर्कल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑर्बिटल और ऑर्बिट के बीच। ठीक है, चलिए फिर ऑर्बिट्स केवल एक ही शेप के होते हैं, सर्कुलर शेप के, और ऑर्बिटल अलग अलग शेप के हो सकते हैं, है ना। जैसे हम फर्स्ट डिस्कस करें एस ऑर्बिटल। ओके, तो एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल। ठीक है, तो स्फेरिकल किस तरीके से, तो उसको देखो, तो सेंटर में न्यूक्लियस है ना, जो कि आपने वो दिख ही नहीं रहा होगा। पहली बात तो इतना छोटा होता है न्यूक्लियस, ठीक, बीच में न्यूक्लियस। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एस ऑर्बिटल में इक्वल होती है। ठीक है, मींस इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के थ्री डायमेंशनल रीजन में, मींस चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, मींस हर डायरेक्शन में इक्वल होगी। मींस इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में पाए जाएंगे ना। जैसे सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट के अबाउट इधर भी हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के अराउंड लेट्स सपोज हम एक काम करते हैं, इसको बड़ा बना लेते हैं न्यूक्लियस को, ताकि आपको क्लियर हो, है ना। ये न्यूक्लियस, अब उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के पॉइंट्स हैं। लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, थ्री डायमेंशनली को इस तरीके से ये पॉइंट्स हैं। ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के पॉइंट्स हैं, क्यों कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। तो जहां पाया जा सकता है उसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करें। लेट्स सपोज यहाँ पाया जा सकता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया पॉइंट। ठीक है, ऐसा हमने एक बार और डिस्कस किया था ऑर्बिटल के बारे में। एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के पास भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। कुछ डिस्टेंस के बाद जो डॉट्स हैं उनकी क्वांटिटी कम हो गई। इनफाइनाइटली हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के डॉट होंगे, लेकिन उनकी डेंसिटी कम है, मीन्स प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी वहां पे। तो इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में ये पर्टिकुलर स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्स टू मैक्स पाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डॉट्स मिल रहे हैं, ज्यादा डॉट मीन्स ज्यादा प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम इस थ्री डायमेंशनल रीजन को बाउंड करें तो हमें एक स्फीयर मिलता है। ठीक है, एक्चुअली ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है, क्योंकि हम टू डायमेंशनल बना रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ये सर्कल दिख रहा होगा।
बट ये क्या है, एक स्फीयर है। ओके, ये देखो, और इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन उनकी क्वांटिटी कम है, उनकी प्रोबेबिलिटी कम है पाए जाने की। ठीक है, तो ये जो स्पेस है 3 डायमेंशनल स्पेस, वही 3 डायमेंशनल स्पेस में स्फीयर क्या कहलाएगा, एस ऑर्बिटल का शेप कहलाएगा। समझ गए आप तक? ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट कौन से एस ऑर्बिटल का शेप है, ये है 1s ऑर्बिटल का शेप। मींस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल के पाए जाने की, सॉरी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 3 डायमेंशनली हर जगह होती है, लेकिन मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम यहां होती है। समझ गए यहाँ तक? चलिए, तो ये हो जाएगा 1s ऑर्बिटल का शेप। ठीक है, तो सिंपल अगर अपन बनाना चाहें कैसे बना सकते हैं, ठीक है, बीच में ये न्यूक्लियस। ओके, और इसको हम सिंपली कैसे बनाते हैं, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा स्फीयर बना लेते हैं। समझ गए यहाँ तक? चलिए, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, यस सर, क्लियर हो सकता है? तो ये था 1s का कॉन्सेप्ट। फिर देखो 2s ऑर्बिटल में, या फिर 2s ऑर्बिटल के जो ग्राफ प्लॉट किया गया है या फिर ग्राफ ऑब्जर्व किया गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू, तो वो किस तरीके का आया, तो वो इस टाइप का आया कुछ। ये सेंटर है, सेंटर के आसपास मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन, कुछ डिस्टेंस तक पाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ डिस्टेंस के बाद यहां पर कुछ नहीं है, फिर उसके बाद वापस से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिलने लगी। ये 3 डायमेंशनल रीजन, वो भी एक स्फीयर ही है लेकिन वो खाली है। देखो ये पूरा का पूरा खाली है, यहाँ पे एक भी डॉट नहीं है। ये जो बना रहा हूं उंगली से इस तरीके से, ये पूरा का पूरा खाली स्पेस है, एम्प्टी 3 डायमेंशनल स्फेरिकल स्पेस है। तो वो एम्प्टी रीजन कहलाता है नोड। ठीक है, तो नोड वो 3 डायमेंशनल स्पेस होते हैं या फिर वो रीजन्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, निल होती है। ठीक है, और नोड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो 3 डायमेंशनल नोड की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, एम्प्टी स्पेस नोड है, और स्पेसिफिक कैसा 3D नोड है ना, और जो कैसा है स्फेरिकल है। यहां तक क्लियर सभी को? और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, 2s ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट था 2s ऑर्बिटल का। तो 2s में एक स्फेरिकल नोड दिख रहा है आपको। ओके, सिमिलरली, और इसको सिंपल ना समझा सकते हो, डार्क कर दो, ये फिर डॉट्स यहाँ पर भी इस तरफ हर जगह है, लेकिन इसको क्लोज किया गया जहां पर मैक्सिमम थी। पूरा डार्क है। आप लोगों को मैं इमेज भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा और विजुलाइज होगा।
ओके, इस टाइप का कुछ। तो बीच में क्या है हमारे पास खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस, तो ये है नोड। ठीक है, चलिए ये जाएगा 2s ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए फिर सिमिलरली न्यूक्लियस इसके चारों ओर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है इस बात की। ये तो हम सीख रहे हैं, इस वजह से ये सब बना रहे हैं, नॉलेज होनी चाहिए सबके अंदर। ये कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है। डायग्राम बनाना नहीं है आप लोगों के एग्जाम में, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1s ऑर्बिटल कैसा होता है, उसमें कितने नोड्स होते हैं, 2s ऑर्बिटल कैसा होता है, उसमें कितने नोड्स होते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है वो है 3s ऑर्बिटल, है ना। अब इस ऑर्बिटल में देखो एक खाली स्पेस ये वाला है, दिख रहा है, और दूसरा खाली स्पेस ये रहा। तो ये भी एक स्फेरिकल नोड और ये भी एक स्फेरिकल नोड, तो टोटल कितने स्फेरिकल नोड हुए? 2। तो 3s में 2 स्फेरिकल नोड होते हैं। समझ गया था? तो ये कॉन्सेप्ट है s ऑर्बिटल के शेप का। तो ओवरऑल हम बोलेंगे कि s ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल। इसमें 1s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन्स इनफाइनाइटली हर जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और उस 1s ऑर्बिटल में कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए। तो 1s ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं होता, लेकिन 2s ऑर्बिटल में एक नोड पाया जाता है जो कि स्फेरिकल होता है, और 3s ऑर्बिटल में 2 नोड पाया जाता है जो कि स्फेरिकल्स होते हैं। ठीक है, चलो इनको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन बाकी ऑर्बिटल्स के शेप देखेंगे। बनानी है यहां तक। तो देखो ये जो s ऑर्बिटल्स होते हैं वो s ऑर्बिटल्स नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। मीन्स s ऑर्बिटल में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। यहां पर हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। ठीक है, तो इस वजह से s ऑर्बिटल को नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है, ये सब कब कहा आएगा आप लोगों को, जब आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे। क्लियर है तक? तो s ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स। ओके, चलिए फिर आप लोगों को नोड का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा, है ना। नोड मीन्स the region where the probability of finding electron is 0. Okay, it's called node. अब डिस्कस करते हैं अपन शेप ऑफ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल के शेप्स होते हैं डम्बेल। ये हमने पहले डिस्कस किया था, है ना। डम्बेल मीन्स इस तरीके का। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हो, पूरा प्योर डम्बेल बना लो। बॉडी बनाना है आप लोगों को, तो
तो इस तरीके के शेप होते हैं जिनके पी ऑर्बिटल के। ओके, अब देखो पी ऑर्बिटल तीन टाइप के होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो ये ऑर्बिटल्स एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देखो यहां पर लेट्स सपोज हम अगर बात करें कि अगर इस डायरेक्शन को हम एक्स डायरेक्शन मान लें, है ना, मीन्स एक्स एक्सिस है ये, और ये सेंटर पॉइंट है जो कि न्यूक्लियस है ना। तो इस न्यूक्लियस चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन। एक डायरेक्शन के अलोंग ओरिएंटेड है इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इस तरफ ठीक है। और ये फिर इधर भी है, लेकिन इंटेंसिटी यहां पर कम है, प्रोबेबिलिटी कम है। ओके, अब इसको बाउंड करेंगे हम, तो हमें कुछ इस टाइप का शेप मिलेगा। इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हो आप लोग कि आप लोगों ने एक सिलेंड्रिकल बलून लिया है, उसको बीच से ट्विस्ट कर दिया है, बीच से मोड़ दिया है, तो उसके एक बलून के दो बलून हो जाएंगे, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, एक बलून दिया, उसको बीच से ऐसे मोड़ दिया, सिलेंड्रिकल बलून है। ठीक है, इधर से फूल जाएगा वो और इधर से फूल जाएगा। ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये क्या कहलाते हैं, लोब्स कहलाते हैं। ये इस तरफ लेफ्ट साइड का लोब और ये राइट साइड का लोब है। क्लियर हो समझ में आता है ना। इसको सिंपल तरीके से बनाए अपन, ऐसे बना सकते हैं, ऐसा डार्क बाउंड्री खींच दें अपन, और ऐसा ही डायग्राम हमारे काम आएगा आगे चल के जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ओके, ये एक्स एक्सिस, तो ये ऑर्बिटल क्या कहलाएगा, पी एक्स ऑर्बिटल कहलाएगा। मीन्स जिनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि हमें कैसा शेप मिल रहा है, उनको उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को क्लोज करने के बाद डम्बेल शेप मिल रहा है। समझ गए अब तक। तो ये है पी एक्स ऑर्बिटल का शेप। ठीक है, सिमिलरली अगर हम y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बनाएं, लेट्स सपोज ये y एक्सिस है और इस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। ओके, ये इनफाइनाइट तक ये भी इधर इनफाइनाइट तक जा रही है डेंसिटी। ठीक, बट क्लोज करने पर हमें
इस टाइप का शेप मिलेगा, है ना। ये होगा पी वाई ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन वाई एक्सिस के अराउंड है। क्लियर हो सभी को यहाँ तक, है ना। सिमिलरली अगर हम z एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दें, z एक्सिस में थर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से होपफुली आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा सब कुछ, है ना। और अभी इमेज आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा pz ऑर्बिटल। समझ गए यहां तक। तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स स्पेसिफिकली क्या है, सेकेंड शेल के p ऑर्बिटल्स, जैसे कि ये 2px ऑर्बिटल, ठीक है। ये है 2py ऑर्बिटल और ये 2pz ऑर्बिटल। क्लियर। तो यहाँ पर ऐसा कोई स्फेरिकल रीजन नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। वैसे देखो हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ पर कोई स्फेरिकल नोड नहीं है। ओके, बट यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर हम इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में देखो, ये ऐसा देखो, ये हमारे पास फिलहाल प्लेन है, हाँ ये प्लेन, बोर्ड का प्लेन। अब अगर हम इस प्लेन को इस तरीके से एंगल पे मोड़ दें ऐसे, और ये हो जाए परपेंडिकुलर प्लेन आ जाए, तो उस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर प्लेन को अगर मैं ऐसे रखूं तो देखो इस प्लेन के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे। सिमिलरली मैं इसको इधर शिफ्ट करता गया और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मींस मिडिल पॉइंट पे अगर मैं प्लेन लूं तो उस प्लेन में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये जो प्लेन मिल रहा है हमें एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो वो प्लेन ऐसा प्लेन है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और वो कहलाएगा हमारे लिए प्लेनर नोड, ठीक है। तो नोड 2 डायमेंशन में हो सकते हैं, और 2 डायमेंशनल नोड को कहा जाता है प्लेनर नोड या फिर एंगुलर नोड भी कहा जाता है ना। तो हमारे पास px ऑर्बिटल में स्पेसिफिक 2px ऑर्बिटल में कौन सा नोड होता है, प्लेनर नोड होता है। जैसे कि ये एक प्लेन है और ये प्लेन कौन सा प्लेन कहलाएगा, तो देखो ये एक्सिस x एक्सिस है, ये एक्सिस y एक्सिस, तो ये वाली एक्सिस z एक्सिस, ठीक है। तो इस एक्सिस को देखो, ये कौन सी एक्सिस, y एक्सिस, और ये वाली एक्सिस z एक्सिस। तो y एक्सिस और z एक्सिस का एक प्लेन बन रहा है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो YZ प्लेन क्या कहलाएगा, एंगुलर नोड कहलाएगा या फिर प्लेनर नोड कहलाएगा। समझ गए यहां तक। तो वैसे ही यहां पर PY 2py ऑर्बिटल में इस टाइप का एक प्लेन होगा, ठीक है, बीच में ऐसा जिसपे एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वो PY ऑर्बिटल का एंगुलर नोड और प्लेनर नोड कहलाएगा। ये चीज समझ गए आप। फिर यहां पर देखो, यहां पर हमें ये देखो इस एक्सिस में तो ऑर्बिटल है, ये देखो ये इस तरफ और इस तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये वाला प्लेन, इस प्लेन में इस तरीके से, है ना। ये देखो, तो फिलहाल इसको ऐसा मानो कि ये ऐसा है और हम इसको इस तरीके से कट रहे हैं, बीच से कट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो प्लेन क्या कहलाएगा, pz ऑर्बिटल का एंगुलर नोड और प्लेनर नोड कहलाएगा, है ना। अभी इमेज से आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। समझ गए आप तक। तो ये है p ऑर्बिटल के शेप, दैट इज डम्बेल शेप। क्लियर समझ में आता है। चलिए तो यहीं पे देखो, हम अगर ये भी हमने 2px बनाया था, फिर अगर इस तरीके से हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये देखो
ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को एक 3 डायमेंशनल स्फीयर मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन, स्फीयर तो नहीं दिख रहा है आप लोगों को, बट वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में रहेगा, है ना। तो इस रीजन को देखो, इस रीजन में ये रीजन खाली है, ओके। तो ये कहलाएगा हमारे लिए पी ऑर्बिटल का स्फेरिकल नोड। समझ गया तक। और ये जो ऑर्बिटल है वो स्पेसिफिकली कौन सा ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है, ठीक है। और अगर ये डायरेक्शन x डायरेक्शन है तो ये रहेगा 3px ऑर्बिटल। तो 3p में पाया जाता है एक स्फेरिकल नोड। समझ गए यहां तक। चलिए, तो इस तरीके से p ऑर्बिटल्स में भी स्फेरिकल नोड्स होते हैं, लेकिन 2p के बाद वाले में, मींस जैसे 3p ऑर्बिटल, तो 3p ऑर्बिटल में स्फेरिकल नोड होगा, फिर 4p ऑर्बिटल होगा तो उस पे स्फेरिकल नोड होगा। समझ गए। और एंगुलर नोड तो इनमें होते ही हैं, क्लियर। बट एंगुलर नोड मींस प्लेनर नोड p ऑर्बिटल्स में होते हैं, लेकिन s ऑर्बिटल में नहीं होते। क्लियर हो समझ में आता है। तो इनको नोट कर लो फिर। यहां तक क्लियर सभी को। तो होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, और अभी जो इमेज आप लोगों को मिलेगी उससे और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक से करना नहीं है आप लोगों को, है ना। अब इसे 3px का अभी मैंने शेप बनाया, इसमें एक स्फेरिकल नोड दिखा, है ना, ये स्फीयर है। वैसे ही अगर हम बात करें न्यूक्लियस और उसके चारों ओर ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर यहाँ पे ये देखो, अब ये जो बना रहा हूं डायग्राम वो है 4p ऑर्बिटल का। और मजेदार, उसके बाद फिर इनफाइनाइट तक जाएगा, ये पूरा आगे बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे बढ़ता गया ना पूरा आगे, वैसे ही इधर आगे बढ़ता जाएगा, इस तरफ आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। अब इस डायग्राम को देखो, इसमें आप लोगों को ये एक पूरा रीजन, ये यहां से ऐसा खाली दिख रहा है, वो है एक स्फेरिकल नोड। सिमिलरली यहां पर भी खाली रीजन, ये देखो, बनाने का उसको मार्कर से, है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा, विजुलाइज हो रहा होगा, ये एक स्फेरिकल रीजन, ठीक है। तो ये एक स्फेरिकल नोड और दूसरा स्फेरिकल नोड। तो कितने स्फेरिकल नोड हुए इसमें, तो ये है 4p ऑर्बिटल। समझ में आता है। तो ये कॉन्सेप्ट था p ऑर्बिटल के शेप का और उसके नोड का। फिर हम नेक्स्ट क्लास में d ऑर्बिटल के शेप को डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ नोड डिस्कस करेंगे, उसके फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना। तो आज की वीडियो को एक बार और तरीके से देखना, तरीके से समझने की कोशिश करना, और जहां भी डाउट हो आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो, क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में चलिए।